हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है शैलेश व्यास और मैं आप लोगों को एसएस, मैथ, साइंस इन सब के जो है पूरे डिटेल्स में सारे चैप्टर्स के वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। बोर्ड की एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आज से हम ये अपना जो है नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले जो है लेक्चर मैंने लिया है वो एसएस का है। एसएस का हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों को आता है बोर्ड की एग्जाम में। इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और दोनों क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, किस में से हो सकते हैं, इसके बारे में भी आपको एंड ऑफ द चैप्टर, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। ये जर्नी को सारे चैप्टर्स के वीडियोस आते रहेंगे इस तरह से, तो आप सारे वीडियोस को अच्छी तरह से देखना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 एसएस का हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं हमारे बोर्ड की तरफ कि जहां आपको मैंने कुछ डिटेल्स लिखी है। मैं हर एक स्टूडेंट को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी पढ़ने बैठो, मेरे लेक्चर्स अटेंड करो, तो उस टाइम पर आपके पास उस सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक और साथ साथ में आपके पास जो है एक नोटबुक होनी चाहिए। बिकॉज जो कुछ मैं बोर्ड पर यहाँ पे लिख रहा हूँ या जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो चीजें नोट डाउन करिए, बिकॉज ये आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आ चुके हैं हम अपने बोर्ड की तरफ और सबसे पहले तो हेडिंग हमने जो लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 एसएस में हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब मैं ये कैमरा जो है बोर्ड की तरफ रख रहा हूं तो आपको क्या अच्छे से पढ़ाई भी देगा और मेरी आवाज भी सुनाई देगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में देखिए सबसे पहली लाइन जो लिखी है, डिस्क्रिप्शंस अबाउट इंडियन कल्चर इज मेंशन इन विष्णु पुराण। अब विष्णु पुराण क्या है? विष्णु पुराण हमारा एक ग्रंथ है, जैसे भगवत गीता है, रामायण है, वैसे ही एक हमारा बड़ा ग्रंथ है विष्णु पुराण। तो हमारे कल्चर के बारे में विष्णु पुराण में बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है कि इंडियन कल्चर कितना महान है। इसके बारे में विष्णु पुराण में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। ये ऑब्जेक्टिव बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सेकंड पर। इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम हिमालयस इन नॉर्थ टू इंडियन ओशन इन साउथ। अच्छा, हमें पता है भाई हिमालय जो है इंडिया की नॉर्थ में, नॉर्थ सबसे ऊपर की तरफ हिमालयस आए हुए हैं और सबसे बॉटम में जो है नीचे की तरफ साउथ में वो है इंडियन ओशन। तो ये भी ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जा सकता है आप लोगों को। ठीक है, फिर न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस। देखिए हम लोगों को इंडियंस बोला जाता है, एक्चुअली पहले हमें भारतीय बोला जाता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और इंडियन जो है वो ब्रिटिशर्स जब आए उसके बाद इंडियन पीपल को तो हम न्यू डिसेंडेंट माने जाते हैं। वी आर नॉट द एंशिएंट पीपल, हम इंडिया के एंशिएंट पीपल नहीं है, हम न्यू डिसेंडेंट्स हैं। न्यू डिसेंडेंट्स का मतलब होता है नए लोग जो रह रहे हैं अभी इंडिया में, हम लोग आप लोग जो रह रहे हो, ये लोग जो है दे आर कॉल्ड एज एन इंडियन। होप सो आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए। सबसे पहला पॉइंट, डिस्क्रिप्शन अबाउट इंडियन कल्चर किसमें मेंशन है भाई? विष्णु पुराण में मेंशन है। इंडिया जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम हिमालयस इन द नॉर्थ टू इंडियन ओशन इन द साउथ, चलो ये भी सबको पता है। फिर न्यू डिसेंडेंट्स, जो भी न्यू डिसेंडेंट्स है उनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज एन इंडियंस। ओके फाइन, चलो उसके बाद आते हैं अर्लियर इंडिया वॉज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। जानते हो इंडिया को बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता था। अर्लियर इंडिया वॉज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अभी तो हम क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं। पहले लोग इंडिया थोड़ी ना बोलते थे, जब ब्रिटिशर्स भी यहाँ पर नहीं थे तब। तो इंडिया को कौन कौन से नाम से? तो पहला है भारतवर्षा। क्या है? भारतवर्षा। फिर भारतखंड, जाम्बूद्वीप, आर्यवर्ता। देखो ये अलग अलग नामों से इंडिया को पहचाना जाता था। पहले लोग जब यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे तो इंडिया नाम नहीं जानते थे, वो क्या बोलते थे? भारतवर्षा जा रहे हैं हम, भारतखंड जा रहे हैं, जाम्बूद्वीप जा रहे हैं,
आर्यवर्ता, ये सब नाम क्यों मिले हैं ये बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए, इंडिया रैंक्स 7th इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। चलो एरिया वाइज भाई हम कौन से नंबर पर आते हैं हमें पता है, 7th रैंक पर आते हैं, ये 9th में भी हमने पढ़ा है कि इंडिया जो है, अब पॉपुलेशन वाइज तो हम फर्स्ट हो गए, ठीक है, और एरिया वाइज हम 7th रैंक पर आते हैं, तो इंडिया रैंक 7th इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। चलो, वी रियलाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी रियलाइज्ड सत्य, सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, चित, चित का मतलब होता है कंसंट्रेशन, भाई चित रख के काम करो बोलते हैं ना, तो कंसंट्रेशन, एंड आनंद, आनंद का मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है, फ्रॉम इंडियन कल्चर। अब इनका मतलब क्या हुआ, देखो, सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, अगर जीवन के 3 मंत्र आप एडॉप्ट कर लेते हो आप सक्सेसफुल बनते हो। ये तीनों वर्ड जो है ये भगवत गीता में लिखे हुए हैं। चलो कौन कौन से 3 वर्ड है पहले देखते हैं। सत्य, सत्य मतलब ट्रुथ, जीवन में हमेशा सच बोलो, ठीक है। चलो पहली चीज। दूसरा चित्त, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब जब भी आप कोई काम करते हो, जैसे अर्जुन ने, जानते हो कितना कंसंट्रेशन के, जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या दिखाई देता है, तो उन्होंने क्या बोला, मुझे सिर्फ वो चिड़िया की आंख दिखाई देती है। उनके आजू बाजू में देखो बादल, पेड़ पौधे सब कुछ था, लेकिन उनको कुछ नहीं, कंसंट्रेशन, आप जो भी काम करते हो आपका पूरा फोकस उसी पे होना चाहिए। तो पहला हो गया सत्य, दूसरा हो गया चित्त यानी कंसंट्रेशन, और तीसरा आनंद। देखो आप कोई भी काम करो ना तो हैप्पीनेस से करो, खुश होके करो। अगर आप दुखी मन से कोई काम करोगे तो वो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। जैसे हमारी पढ़ाई, कोई अगर हमें जबरदस्ती बोलेगा कि भाई पढ़ने बैठो तो आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन अगर आप सपोज ये मान लो कि आप अपने मन से पढ़ने बैठते हो, ठीक है, तो वो सही में अच्छे तौर पर पढ़ाई होती है। तो आनंद, कोई भी काम करो तो आनंद से करो, हैप्पीनेस से करो। तो सत्य, चित्त और आनंद, ये जानते हो तीनों चीजें हम इंडियन कल्चर से सीखते हैं, भगवत गीता में इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, इंडस, अच्छा सिंधु रिवर जो है ना, इसको इंग्लिश में हम इंडस बोलते हैं। पहले तो ये समझ में आ गया भाई इंडस का मतलब क्या हुआ, सिंधु रिवर। वैली, वैली का मतलब क्या होता है कि जो 2 माउंटेन्स के बीच की जगह होती है, ठीक है, 2 माउंटेन्स होते हैं उसके बीच की जो जगह होती है उसको हम वैली बोलते हैं। सिविलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि कहां, मतलब सबसे पहली बार लोग हमारी कंट्री में कहां रहे थे, कौन सी जगह पर सेटल हुए थे सबसे पहली बार। तो सबसे पहली बार लोग जो सेटल हुए थे वो इंडस रिवर, इंडस रिवर यानी सिंधु रिवर जो है, वहां पर 2 माउंटेन्स के बीच की जो जगह है जहां से रिवर फ्लो होके जाती है, उसके किनारे पर सबसे पहली बार जो है हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन, अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, तो वहां उस टाइम पर जब सिंधु रिवर के पास सबसे पहली बार लोग रहने के लिए आए, अब ये जो लोग रहने के लिए आए तो सर ये कौन थे, हमारे फोर फादर्स कौन थे, ठीक है। तो हमारे फोर फादर्स, देखो बहुत कुछ इसको लेकर कंट्रोवर्सी चलती है कि भाई सबसे पहली बार लोग कौन थे, यहाँ पर रहने के लिए कौन आए थे। अभी भी हिस्टोरियंस इसको लेकर काफी कुछ कंफ्यूज है, लेकिन हम इतना मान लो कि हम अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। हम कहां से बिलोंग करते हैं, अफ्रीका से। क्यों, उसका भी आंसर आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, बिकॉज हड़प्पा और मोहनजोदारो ये 2 सिटीज थे जो सिंधु रिवर के पास में बने थे। यहाँ पर जो है द्रविडियंस, आर्यंस, ये लोग, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे कि वो लोग यहाँ पर सबसे पहली बार रहते थे। हमारे फोर फादर्स वही है भाई, द्रविडियंस, आर्यंस, यही हमारे फोर फादर्स है। तो भाई दोनों सिटीज जो है किसी रीजन से डिस्ट्रॉय हो गए, हड़प्पा और मोहनजोदारो। सब लोग भूल गए भाई इन सिटीज के बारे में। और फिर काफी सेंचुरीज के बाद जब डिग आउट किया गया तो हड़प्पन सिटी हमें मिला जमीन के अंदर से, पूरा डट गया था भाई, मिट्टी में डट गया था ये पूरा सिटी, और इसको डिग आउट कर निकाला। तो हड़प्पा से हमें मोहनजोदारो के बारे में पता चला, मोहनजोदारो से हमें दूसरे जो एंशिएंट सिटीज है, धोलावीरा है,
रोजाड़ी है, इसके बारे में पता चला। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को नाम दिया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिकॉज सबसे पहली बार रीडिस्कवर हड़प्पा हुआ था। ये क्लियर हो गया अभी सब लोगों को? बाकी और भी थे मोहनजोदारो और ये सब, लेकिन सबसे पहली बार जो ढूंढा गया सिटी रीडिस्कवर हुआ वो हड़प्पा था। चलो देखो, इंडियन मैनी ग्रेट स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिशियंस, सेजेस, साइंटिस्ट had taken birth in India। हमने ऑलरेडी देखो पहले भी पढ़ लिया है भाई, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, थिंकर्स ने यहाँ पर बर्थ लिया है। तो ये जो बड़े बड़े थिंकर्स है, साइंटिस्ट है, जानते हो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया को डेवलप करने में। भाई इन लोगों की मेहनत से आज इनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे कि ये थिंकर्स कौन थे, ये साइंटिस्ट कौन थे। हम ये प्रेजेंट साइंटिस्टों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एंशिएंट साइंटिस्ट। भाई एंशिएंट इंडिया का जो साइंस है ना, हम उनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। आगे आपको सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। चलो अब सर बार बार हम कल्चर वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कल्चर का मतलब क्या होता है? तो देखो, सम ऑफ हैबिट्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल, म्यूजिक, डांस एक्सेट्रा मेक्स योर कल्चर। देखो आप जो भी कस्टम्स फॉलो करते हो, आपका जो भी हैबिट्स है, आपके जो भी ट्रेडिशंस है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, ये आपका कल्चर है, ठीक है। अब कोई ऐसा भी होता है पर्सन जो सुबह 5 बजे उठता है, 5 बजे उठ के नहा धो के देखो वो पूजा पाठ करता है, ठीक है, या गॉड को वर्शिप करता है, मंदिर जाता है, भाई सूर्य नारायण को जल चलाता है, वो उसका कल्चर है। तो कोई ऐसा भी होगा कि जो सुबह 9-10 बजे उठता होगा, ठीक है, 11 बजे नहा रहा होगा, वो उसका कल्चर है। देखो म्यूजिक सबको अलग अलग पसंद होता है, किसी को भाई लाइट म्यूजिक पसंद है, किसी को नो भाई बहुत फास्ट म्यूजिक पसंद होते हैं। डांस अलग अलग, किसी को वेस्टर्न, किसी को क्लासिकल, सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग है, इसलिए सबका कल्चर भी अलग है भाई, ठीक है। ये सारी चीजों को मिलाकर हमारा कल्चर बनता है, हमारी हैबिट्स, हमारा कस्टम, हमारे ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल, म्यूजिक, डांस, ये सब जो है ये हमारा कल्चर है। कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, आप कैसे जिंदगी जीते हो वो आपका कल्चर है। हाँ, अगर आप देखो खराब वर्ड्स यूज करते हो, किसी का इंसल्ट करते हो, तो क्या बोला जाता है पता है? कैसे कल्चर से आता है ना, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना। मतलब कल्चर आपकी लाइफस्टाइल को डिस्क्राइब करता है कि आप कैसा जीवन जीते हो। हेरिटेज मीन्स, चलो हेरिटेज क्या होता है? देखो कल्चर का मतलब तो समझ में आ गया कि भाई हम जैसी लाइफ जीते हैं वो, पर हेरिटेज का मतलब क्या हुआ? तो हेरिटेज का मतलब हो गया कि वॉट एवर इज गिफ्टेड बाय अवर फोर फादर्स टू अस। पहले तो FORE, FOUR ने लिख के आना, ठीक है। FORE फोर फादर्स मतलब हमारे एंसेस्टर्स, जो आपके पापा के पापा के पापा के पापा के, आप आधे घंटे तक बोलते रहो, वो जो है उनके थ्रू हमें जो कुछ मिला ना, ये है हेरिटेज, इसको बोलते हैं हेरिटेज। जैसे एक एग्जांपल ले लो, आपको समझाता हूं। देखो आपके दादा की प्रॉपर्टी है, ठीक है, या आपके दादा के पैसे हैं, या आपके दादा के या दादी के जो गहने हैं, वो किसको मिलते हैं? पापा को मिलते हैं, ठीक है। फिर पापा क्या करते हैं भाई? वो आपको देंगे, आप क्या करोगे? वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दोगे। मतलब ये हो गया हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब वॉट एवर इज गिफ्टेड बाय अवर फोर फादर्स टू अस, जो हमारे फोर फादर्स ने हमें गिफ्ट में दिया है। वॉट एवर इज शिफ्टेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, देखो जनरेशन से जनरेशन। तो सर ये हेरिटेज यहाँ पर कैसे आ गया, है ना? दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हम तो कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, हेरिटेज कैसे आ गया कि भाई फोर फादर्स? तो एक चीज सोचो कि आपके पेरेंट्स आपको सिखाएंगे कि बेटा बड़ों के पांव छूने का, है ना? फिर आप अपने बच्चों को वो चीज सिखाओगे, वो उनके बच्चों को, तो मतलब कल्चर भी तो हेरिटेज हुआ ना, फोर फादर्स। देखो गिफ्टेड जनरेशन टू जनरेशन। क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट ले लेना है कि भाई हमें पूरा जो है डिटेल में, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।